फंगस का ब्लैक व्हाइट सर्च। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार कमलनाथ के बहाने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। वो यहां तक कहे गए हैं कि सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनकर तमाशा क्यों देख रही है। अपने बयान में सीएम शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। शिवराज ने यह भी कहा कि कमल जी जवाब देना पड़ेगा। ये समय जब मिलकर साथ लड़ने का था, आप मौत का उत्सव मना रहे हैं, आप काउंटर लगवा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। ये महामारी का समय है, युद्ध का समय है और युद्ध के समय जनता का साथ देना या सरकार के साथ खड़े होने के बजाय आप और आपकी पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए। तो कोरोना पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार तो कमलनाथ के बहाने सोनिया गांधी तक को भी नहीं छोड़ा। सोनिया गांधी पर उन्हें जमकर निशाना साधा है। वो यहां तक कह गए हैं कि सोनिया गांधी धृतराष्ट्र बनकर तमाशा भला क्यों देख रही है। अपने बयान में सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में है। शिवराज ने यह भी कहा है कि कमल जी जवाब देना पड़ेगा। ये समय जब मिलकर साथ लड़ने का था, तब आप मौत का उत्सव मना रहे थे। इन्हीं सब बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। ओछी राजनीति करने में सभी राजनीति के बड़े नेता लगे हुए हैं। कोरोना का आफतकाल पूरे देश में चल रहा है। कोरोना की वजह से लाखों जिंदगियां मौत के मुंह में समा चुकी है, मौत के आगोश में सो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे राजनेताओं को राजनीति करने से ही फुर्सत नहीं है। शायद यही वजह है कि इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल है, तूफान है, जिसकी जहां सरकार वहीं पर एफआईआर दर्ज एक दूसरे पर करने में लगे हुए हैं। ब्लैक फंगस को लेकर कितनी तैयारी है नहीं पता, कोरोना काल में लोग कितने मर गए नहीं पता, आंकड़े छुपाए गए। और इन सबको देखते हुए अब ओछी राजनीति का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आप प्रदेश में अराजकता फैला रही हैं। यह महामारी का समय है, युद्ध का समय है। युद्ध के समय जनता के साथ देने या सरकार के साथ खड़े होने के बजाय आप और आपकी पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए। यह आरोप लगाया है, सीधा सीधा जड़ा है ये आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर। लोगों की मृत्यु हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया, प्रवक्ता भाजपा, मनीषा तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष आप आदमी पार्टी, कुणाल चौधरी, विधायक कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले तो आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। नमस्कार जी, नमस्ते सर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और राजपाल जी, पहला प्रश्न आपसे ही। कोरोना काल की वजह से पूरे देश में मौत का तांडव है, लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर ओछी राजनीति का दौर शुरू। सर, ऐसा क्यों? राजपाल सिंह जी। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विपक्ष ने कृत्य करने का काम किया है, विशेष करके कमलनाथ जी ने विगत 4 दिनों से जो बयानबाजी करने का दौर यहाँ पर शुरू किया है, वो बहुत निंदनीय है। देश की छवि बिगाड़ने वाला निर्णय कमलनाथ जी के बयान से सामने आता है। देशद्रोह का मामला कमलनाथ जी के ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोरोना के इस वेरिएंट कहने का काम किया जो कि आपत्तिजनक है। आप देश के नागरिकों का मनोबल गिराने का काम नहीं कर सकते। विपक्ष की भूमिका महामारी के समय और इस प्रकार की कभी राष्ट्रीय आपदा होती है उस समय लोगों का मनोबल बढ़ाने वाली होना चाहिए, न कि जनता के अंदर भय और भ्रम का वातावरण पैदा करने की होना चाहिए। परंतु देखने में आया कि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी के द्वारा विगत 2-3 दिनों से जो बयान दिए जा रहे हैं उससे
में भय का बन रहा है, लोगों के अंदर भय व्याप्त होने का काम हो रहा है, और उसके साथ साथ में जिस प्रकार से आग लगा दो इस प्रकार के उत्तेजक बयान देकर लोगों को उकसाने का काम हो रहा है, निश्चित तौर पर इस प्रकार का कृत्य जो है यह संसदीय मर्यादाओं का अनुसार नहीं है। विपक्ष के नेता के नाते तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के अगेंस्ट में जो है FIR होने का काम हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार। राजपाल जी, हम कमलनाथ के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि कोरोना का न्यू वेरिएंट इंडिया का है, हम इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन जब कोरोना की लहर थी तो उस वक्त मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था, ये बात हर किसी से जग जाहिर है। मध्य प्रदेश में कितनी तैयारी थी। दूसरे लहर में आपको कमलनाथ जी का बयान दिखता है, लेकिन पहली लहर में क्या था? देखिए, पहली लहर तो पूरा WHO ने भी कहा और पूरे वर्ल्ड वाइड ये बात सामने आई थी कि चाइना से आया हुआ वुहान, क्या उस वक्त भाजपा को मध्य प्रदेश जीतना था, सरकार गिराकर अपनी सरकार लानी थी? उस समय कांग्रेस के किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कह सके कि ये चाइना से फर्स्ट वेरिएंट आया है। जब फर्स्ट वेरिएंट चाइना से आया था, पूरा विश्व कह रहा था, तो हमारे देश के कांग्रेस के नेताओं के मुंह में घी जमा हुआ था, वो बोल नहीं रहे थे। परंतु जब सेकेंड वाला वेरिएंट आया, जिसको WHO ने नाम दिया B.1.6.7, परंतु कमलनाथ जी को इंडियन वेरिएंट दिखता है। भारत का मनोबल गिराने का काम वो करते हैं। जहां तक तैयारी का प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में जिस प्रकार से कोविड से लड़ने की तैयारी करने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से जो व्यवस्था होना चाहिए थी वो हमने करने का काम किया। सेकेंड लहर के समय भी, अगर सेकेंड वेव के समय भी आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आप पाते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की उपलब्धता हमने कराने का काम किया। हमने ऑक्सीजन राजपाल जी इस बात का जवाब मिलाने का काम किया। हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करने का काम किया। सर, उपलब्धियां गिनवा दी आपने। सर, उपलब्धियां गिनवा दी। इसका जवाब कम करने का काम किया। इसका जवाब सर, इसका जवाब भी सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के सीधे विधायक के पास जाते हैं, कुणाल चौधरी के पास। कुणाल चौधरी जी, सुना आपने? जी सुना जी, जवाब दे दीजिए। पहली बात तो स्पष्ट रूप से इनके, मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा, पर ये स्पष्ट है इनकी शर्म जब नहीं आई जब गंगा किनारे लाशें बहती रही, जब गंगा किनारे लाश पड़ी रही, जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, जब इस देश के अंदर हाहाकार मचा, तो जब इनके उज्जैन के रहने वाले इनके मंत्री के जो प्रतिनिधि थे वो 30,000 में गरीबों को बेच रहे थे, है ना। और जहाँ पे साजा जो इनके एक और मंत्री है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे, नकली इंजेक्शन लग रहे थे, तब इनको शर्म नहीं है। शर्म क्या आई? कमलनाथ जी ने इस बात पे चिंता जाहिर कर दी कि विश्व के अंदर इंडियन वेरिएंट के नाम से चला। कमलनाथ जी ने नहीं कहा था, पहले ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जिसके स्वास्थ्य मंत्री वो है, उन्होंने 9 तारीख को केंद्र सुप्रीम कोर्ट अलग कुणाल चौधरी जी एक मिनट। कमलनाथ के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो कोरोना वायरस है वो चीन की वुहान का नहीं बल्कि इंडिया का ही है, जो खुद ही चिल्ला कर दुनिया को ये बता रहे हैं कि भाई कोरोना वुहान का नहीं था, कोरोना हमारी इंडिया का ही है, नया स्ट्रेन तो इंडिया का ही है ना। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगा। आपकी मूर्खों जैसी बात करो तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मैंने पूरा बयान सुना, मेरा पूरा सुनना हो तो सुने, नहीं तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। बोलिए, अपनी बात को रखिए और जवाब भी सुनिएगा। लेकिन कौन सा तरीका है आपका? क्या तरीके से बात कर रहे हो आप? लेकिन आप तो बोल रहे हैं ना सर, आपने अगर सवाल बोला तो जवाब भी सुनने की हिम्मत रखिए। मेरे को अगर या तो आपकी बात करें दोनों ही चल, मैं तो नहीं बोल रहा, आपको जैसा लगे वैसा करो। मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। मनीषा तोमर जी के पास चलते हैं। मनीषा जी, सुना आपने? कुणाल चौधरी जी को भी सुन लिया आपने, राजपाल सिंह जी सिसोदिया को भी सुना होगा आपने। बताइए, कुणाल चौधरी जी तो बोलना ही नहीं चाहते क्योंकि उनसे एक सवाल पूछ लिया गया तो वो अब डिबेट ही नहीं करेंगे, वो बोलना ही नहीं चाहते। मैं कैसे बात कर रही हूँ उनसे, बताइए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जब हमें पता था कि पिछले मार्च में कोरोना का टाइम शुरू हो चुका था, लेकिन उस समय भी जब हमारी जरूरत थी इस पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगने की, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूरी भाजपा और पूरी कांग्रेस 2 चीजों में व्यस्त थी। वो थी अपने विधायकों को लेकर। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हो सकता है कांग्रेस आज काम करना चाहती है, लेकिन उस समय कांग्रेस भी कहाँ थी जब ये लोग की सरकार थी। जब कांग्रेस की भी सरकार थी तब भाजपा विपक्ष में थी। उस समय भी अगर ये चाहते तो कोरोना काल देखते हुए ये उपचुनाव कर सकता था
उस समय लगातार रैली पे रैली हो रही थी। पिछले अक्टूबर सितंबर में हमने देखा। अभी हम व्यवस्थाओं पर तो बाद में आएंगे, पहले हमें ये भी जानना होगा कि ये सब व्यवस्था इतना बुरी हालत में गई क्यों। आज कुणाल जी को गुस्सा आ रहा है, मैं मानती हूँ, हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, लेकिन उस समय अगर ये गुस्सा आ जाता तो शायद कमलनाथ जी भी समझ जाते। और शिवराज जी का तो सब दिख ही रहा है क्या चल रहा है। वो इतना मामा कहकर पूरा मध्य प्रदेश को खा रहे हैं बैठकर। अब तो उनके साथ इतना बड़ा कांग्रेस के समय में जो उनके महाराज होते थे, अब वो भी उनके साथ जुड़ गए। तो आप समझ सकते हैं जोड़ी कितनी खतरनाक है। बिल्कुल मनीषा जी। राजपाल सिंह सिसोदिया जी के पास चलते हैं। राजपाल जी, मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है? अब एक और महामारी ने दस्तक दे दी है, स्थिति बेहाल है, ऐसे में कितनी तैयारी है प्रशासन की? देखिए, हमने लगातार जब हम सत्ता में आए थे उस समय से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में एक भी कोविड वार्ड या एक भी कोविड बेड नहीं था। आज हम कोविड बेड, ऑक्सीजन बेड की स्थिति में आए हैं कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त बेड देने की स्थिति में हम आए हैं। आप देखेंगे आधारभूत स्ट्रक्चर हमने बनाने का काम किया है जिसके माध्यम से हम कोविड से परमानेंटली लड़ सकते हैं। सुरभि जी, थोड़ा सा बस बीच में एक बार सर्च के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, अगर आप परमिशन दे तो। बोलिए मैम, बोलिए। क्योंकि मैं अभी सर के मुंह से ये सुना मैंने कि हम लगातार व्यवस्थाओं में लगे हैं, तो मैं सर को खुद भी ये पूछना चाह रही हूँ। लगातार हम लोग भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक सोशल वर्कर बन के काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी आज तक ये देखने को नहीं मिला कि लोगों को आसानी से किसी भी तरह से ऑक्सीजन बेड मिल गए हो, ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हो या वेंटिलेटर्स मिले हो, या किसी को भी कोई भी व्यवस्था बड़ी आसानी से मिल गई हो। तो मुझे इनसे सर से सामने ये सवाल करना, बातों का समय नहीं है। अगर वाकई में कोई व्यवस्था की है तो उसका हमें सही तरीका बताएं, तो हम भी उसको आगे अप्लाई कर सकें। जवाब दे दीजिए सिसोदिया जी। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मेरी बहन जी ने जो प्रश्न किया है आप पार्टी से, ठीक है, आप कह रहे आसानी से, तो देखिए आसानी से तो कुछ नहीं मिलता। आसानी से मतलब क्या, ऑक्सीजन सिलेंडर क्या पेशेंट के घर पहुंचा दिया जाए? तो अस्पताल आना पड़ेगा। अस्पताल में कोविड वार्ड है, कोविड के ऑक्सीजन बेड है, वेंटिलेटर्स है। अभी हमने ब्लैक व्यवस्था ऐसी है यहाँ पर व्यवस्था ऐसी है कि अस्पताल में भी जहाँ कोविड सेंटर जो बने हुए हैं उधर पर अटेंडर साथ में बैठे हैं। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर यहाँ पर कोविड पेशेंट लेटा हुआ है तो बगल में अटेंडर्स अलाउड है। ये मेरी खुद देखी हुई चीजें हैं और आप खुद भी जानते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी पार्टी की प्रवक्ता है, थोड़ा सा धैर्य से जब कोई जवाब देता तो उसके जवाब को सुनने की थोड़ी सी आदत होना चाहिए। इससे बीच में बोलना तो कतई शालीनता की श्रेणी में तुम्हें नहीं समझता कि आता है। आपका प्रश्न मैंने सुन लिया, मेरा जवाब दे दीजिए आप, या आपको सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न करना, इकट्ठे प्रश्न करके छोड़ दीजिए। मेरा नंबर दे देता हूँ, उसके नंबर में मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर डिबेट है तो डिबेट को डिबेट के हिसाब से चलने दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे दीजिए। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि मांग और पूर्ति के बीच में जो अंतर है। राजपाल जी, आपका सवाल था, उन्हें लगा कि शायद उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। आप भी सुन लीजिए, ये तो डिबेट है ना सर, सवाल तो दोनों तरफ से होंगे, जवाब तो दोनों तरफ से होगा। अगर इस तरीके से डिबेट होती है तो कृपया माफ करें, मैं दूर कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। अगर इस तरीके से डिबेट होती है तो सर सवालों से भाग रहे हैं आप? नहीं भाग रहा हूँ, एक एक सवाल के आपने एक बार प्रश्न करा, हम जवाब दे रहे हैं, फिर बोलने लगे आप। का आप ही रख लीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद डिबेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो खुद ही मनीषा जी को बोल दिया कि नंबर दे दिया है, बात कर लेते हैं, तो जरूरत क्या है यहाँ पे बात करने की? डिबेट तो ज्यादा अच्छा होगा। नमस्कार जी, नमस्ते जी। सर, सवालों से डर के भाग रही है, जवाब देना नहीं चाहते हैं, सवाल सुनने की हिम्मत नहीं है। राजपाल जी सवालों से डर के भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीच में ना बोले। आपने ऑलरेडी डिबेट देखी होगी। आप पार्टी को बुलाइए ना, बात करें ना मेरे से। नहीं वो आप पार्टी
हम तो जा रहे हैं, हम हमारे पास जवाब ही नहीं है। हम आपको जवाब दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ज्यादा उन्हें मेरी शब्दावली से समस्या हुई, फोन काट के भाग गए। मुझे लग रहा है आपको ज्यादा ही प्रेरित हो गए कुणाल चौधरी जी से, सुनने को ही तैयार नहीं है सर। आप जब एक प्रश्न करते हैं तो उसका प्रति प्रश्न नहीं होता है, उसका उत्तर आता है। आप प्रश्न करके उत्तर नहीं आया, उसके पहले प्रति प्रश्न कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप आम आदमी पार्टी बहुत जल्दीबाजी में है, ये भी मैं मानता हूँ, इसके नेता भी बहुत जल्दीबाजी में है, पर इतनी जल्दीबाजी भी ना करें कि आप जब प्रश्न जल्दीबाजी में तभी तो दिल्ली में आप लोग को खत्म कर दिया ना। ये बार बार मत बोलिए, दिल्ली में भी ऐसे ही आप बोलते हैं और चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आप लोग भी जल्दबाजी में चले भी जाएंगे। सर अगर आज मनीषा तोमर जी बोल रही है तो मौका किसने दिया? राजपाल जी, राजपाल सर अगर आज मनीषा जी बोल रही है तो मौका किसने दिया? मौका तो दिया गया, तभी तो वो बोल रही है ना। मनीषा जी दिल्ली की स्थिति संभाल लीजिए, वहाँ से कई गुना अच्छी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप दिल्ली की स्थिति देख लीजिए जरा, क्या स्थिति हो रही है वहाँ पे, कितनी परेशानियां हो रही है। ये आप जो वाकया बता रहे थे ना, ये अस्पताल का, ये दिल्ली का बता रहे थे, मध्य प्रदेश का नहीं बता रहे थे। मध्य प्रदेश में लगातार हमने मांग और आपूर्ति के लगातार आप जो है लगातार मध्य प्रदेश के अंदर हमने परिस्थितियों को नियंत्रण में करने का काम किया है। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो व्यवस्थाएं थी, ऑक्सीजन की जो कमी थी, उस कमी के अंतर को पाटने का काम किया है। आज हम मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की स्थिति में सरप्लस में आने की स्थिति हुए हैं। आज कोविड के बेड, ऑक्सीजन बेड आज की तारीख में अगर देखेंगे आप तो हर जिले में अवेलेबिलिटी है, उपलब्ध बेड की संख्या मिलेगी। उसके बाद में कोविड वैक्सीन की अगर हम बात करेंगे तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मध्य प्रदेश में काफी अच्छे से हमने अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अगर तुलना देखेंगे तो हमने करने का काम किया। देखिए ये बात मानना पड़ेगी कि इस राष्ट्रीय आपदा के समय में कई चीजों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। अगर कोविड की वैक्सीन आना है तो उसमें हम इंडिपेंडेंट है, अगर ऑक्सीजन की बात है तो मध्य प्रदेश डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, रेमडेसिविर की बात है तो हम डिपेंडेंट है। उसके बाद भी जिस गति से हमने व्यवस्थाएं करने का काम किया है, जिस नियत के साथ में हमने व्यवस्थाओं को, प्रबंधों को करने का काम किया है, अगर आप उसे एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम जनता के बीच में जाकर भय का वातावरण न बनाए। यही तो हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, यही तो हम कमलनाथ जी से कहने का काम कर रहे हैं लगातार कि आप कभी कहते हो कि आग लगा दो, कभी कहते हो कि आपके पूर्व मंत्री के यहाँ कोई संदिग्ध अवस्था में किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और 174 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत अगर वहाँ पर अनुसंधान होता है तो पुलिस को अनुसंधान करने से ये कह के रोका जाता है कि आप ये अनुसंधान रोकिए। अगर हमारे मंत्री के खिलाफ गया, पूर्व मंत्री के खिलाफ अनुसंधान गया तो हनी टेस्ट का हम सीडी लेके आ जाएंगे। कहाँ से आ गया वही आपके पास हनी टेस्ट का सीडी, तो अगर आपके पास है तो फिर आप लेके आए। इस प्रकार की जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों को हमको ये आपने सारी उपलब्धियां गिनवा दी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सोनिया गांधी जी की तुलना धृतराज से करते हैं और कहते हैं तमाशा क्यों देख रही हैं। सेकंड वेव में जो स्थिति है, आपने बोला कि हमारे पास ऑक्सीजन भी है, कालाबाजारी भी हुई, ऑक्सीजन की वजह से लोग मरे भी। सर देखा होगा वीडियो, आपने देखा होगा अपने न्यूज में कि क्या स्थिति है, फिर भी आप दावे करते हैं हर चीजों की। ये दावे सर तभी ठोकर साबित हो जाते हैं जब स्थिति दिखती है प्रदेश के अंदर। आप उन दावों को कितना भी दावे ठोक कर बोलिए आपके, हमारे प्रदेश में इंजेक्शन था, हमारे प्रदेश में अस्पताल है, बेड है, व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं थी सर। अगर व्यवस्था होती तो लाखों लोग नहीं मरते। ना हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं, ना हम आम आदमी पार्टी का करते हैं, और कांग्रेस का तो रहने ही दीजिए, उनके पास तो जवाब ही नहीं था। जिसकी सरकार वैसी राजनीति, हमने वो देखा है। देखिए आपको यहाँ ये बात समझना पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि मौत हुई, मैं ये मानता हूँ कि मौत सिर्फ मध्य प्रदेश में, क्या आप ऐसा मानते हैं क्या अन्य राज्यों में नहीं हुई? हर जगह हुई सर। इलाज का क्या करेंगे सर? आज तो हम मध्य प्रदेश पे बात करें ना, सिसोदिया साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि ये पूरे संपूर्ण विश्व में मानवता संकट में थी। ये कोई आपदा आई थी, एक बीमारी है, इस बीमारी आपदा में अवसर बनाया सर लोगों ने। हम लोग आपदा का अवसर जिनने बनाया वो जेल के पीछे है, जरा पता कर लीजिए आप। आपदा का अवसर बनाने की जिनने कोशिश करी ना, उनके एफआईआर हुई। कमलनाथ जी ने आपदा का अवसर बनाने की बात करी थी। कमलनाथ जी ने
मौत के ऊपर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, उन पर FIR है। रेमडेसिविर जिन लोगों ने ब्रेक में बेचने का काम किया, उन पर राष्ट्रपति कार्रवाई है मध्य प्रदेश के अंदर। 75 से ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में ऐसे दर्ज हुए हैं जिनमें रेमडेसिविर या ऑक्सीजन की कालाबाजारी जो करते हुए पाए गए, वो आज जेल के संकेतों के पीछे है, उनकी जमानत नहीं हुई है। देखिए, आपदा में उसे ढूंढने वाले ढूंढते रहेंगे, और हमने सेवा ही सर्वोपरि मान के काम करने का काम किया है। हमारी सरकार ने प्राप्त संसाधन, उपलब्ध संसाधनों से ज्यादा बढ़कर काम करने का काम किया है। रात दिन हमारे कोरोना वॉरियर्स ने काम करने का काम किया है। मध्य प्रदेश के अंदर इस महामारी से मानव समाज को बचाने के लिए ईमानदारी से हमने प्रयास करने का काम किया है। यह बात भी सही है कि हम व्यवस्था 20 के लिए करते थे और 40 की लाइन होती थी। हम 40 के लिए जब पहुंचते थे तो 80 हो जाते थे, हम 80 के लिए जब पहुंचते थे तो 60 हो जाते थे। परंतु हमने जिस गति से व्यवस्थाओं को करने का काम किया, जिस गति से मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को काटने का काम किया, वो हमारी साफ नियत करने का काम किया, पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने करने का काम किया। ये जरूर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपदा बड़ी है, आपदा विशाल है, गंभीर है, और इस आपदा से सब लोगों ने हमने सामूहिक रूप से प्रयास। सिसोदिया जी, ठीक है, ठीक है, महामारी है, हर कोई जानता है महामारी है, महामारी से निपटना होगा, सभी को निपटना होगा, लेकिन महामारी से इतनी बड़ी क्षति होगी, इस बात को आप नहीं कह सकते कि हम नहीं जानते थे कि महामारी से इतनी बड़ी क्षति देश में होगी। क्योंकि जब महामारी शुरू हुआ, चीन में पहला केस आया, चीन में जब ये महामारी ने विकराल रूप लिया, अमेरिका, इटली में, WHO ने साफ शब्दों में बोला, उस वक्त भारत के अंदर ऐसा पीक नहीं था। सबसे पहले WHO के द्वारा कहा गया था, WHO ने किसी और देश का नाम नहीं लिया था, उन्होंने यही कहा था सबसे बड़ी क्षति भारत की होगी और भारत इस क्षति को भरपाई नहीं कर पाएगा। सच में ऐसा ही हुआ। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल टीवी पे आए, वो बोलते रहे नहीं सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ नियंत्रण में है। वास्तविक में क्या था? सभी जानते थे हमारे देश की जितनी आबादी है, हमारे देश की जितनी आबादी है, उसको लेकर अगर ये महामारी विकराल रूप लेगी तो हम नहीं संभल पाएंगे। नहीं संभल पाए सर, कैसे मना करेंगे जो इस बार क्षति हमने देखी है, जो सेकंड वेव में लाखों लोग मर गए हैं सर, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उन्हें कैसे बोलेंगे? उनके पास जाने की हिम्मत रखते हैं, उनसे बात करने की हिम्मत रखेंगे? जिन्होंने अपने को खोया सर, क्या बोलेंगे? महामारी थी, खो दिया। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे कि महामारी में कितना नुकसान होगा। WHO ने किसी और देश का नाम नहीं लिया था सर, भारत का नाम लिया था कि भारत की ऐसी स्थिति होगी कि दुनिया भर में भारत का डंका बोलेगा, और सच में ऐसा ही हुआ। अच्छी में तो बात तो नहीं हुई, क्या हुआ सबके सामने है सर। सीमित संसाधनों के बाद हमारी सरकारों ने, हमारी सरकार के तंत्र ने जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को करने का काम किया है, कहीं न कहीं उसे एप्रिशिएट करने की भी आवश्यकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश ने कोविड वैक्सीन का निर्माण करने का काम किया, जिस गति से हमने तमाम संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया, आज DRDO के माध्यम से भी कोविड से लड़ने के लिए दवाइयों का अनुसंधान होकर वो टेस्टिंग चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, इंदौर में भी ट्रायल होने का काम हुआ है। तो जिस प्रकार से हमारी सरकारें इस महामारी से, क्योंकि ये महामारी इसके पहले आई थी ऐसा नहीं है, पहले से इसके जो वायरस है, उस वायरस का इलाज ढूंढ गया है ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बार बार नए नए स्वरूप में आने का काम हुआ। अब देखिए, आप ब्लैक फंगस आया, अब ब्लैक फंगस की तैयारी सरकार ने करने का काम किया था, परंतु इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में ब्लैक फंगस एकदम से आ जाएगा, उसकी उपलब्धता नहीं है। दवाइयों पे हम विदेशों पे निर्भर है, फार्मूले अन्य राष्ट्रों पे हैं, उन फार्मूलों से हमको यहाँ मेडिसिन उपलब्ध कराना, कई सारे व्यवहारिक संकट है, उन व्यवहारिक संकटों को भी सॉल्व करते हुए हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ में इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है। थर्ड फेज की भी हमने तैयारी करने का काम किया है। अगर थर्ड वेव आती है तो उसकी तैयारी को लेकर भी हमारे यहाँ पर बच्चों के ICU बनाने का काम हो गया, तमाम हुआ है। अब वो जो संख्या ICU की है, उस संख्या के अगेंस्ट में पेशेंट की संख्या क्या रहती है, इसमें भी बहुत कुछ निर्भर करता है। सीमित संसाधनों में अन्य राष्ट्र और अन्य राज्यों पे डिपेंडेंट होते हुए जो व्यवस्थाएं हो सकती थी, वो व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। रात दिन सरकार के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, हमारा पूरा सिस्टम काम में लगा हुआ है। हमारे कोरोना वायरस जो है वो फ्रंट लाइन में आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो रात दिन सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी स्तर से प्रयास नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से आपसे भी निवेदन करता हूँ और सरकार के अलावा विपक्ष और अन्य तमाम समाज सेवी संस्थाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह क्षण
जो है मानवता के जीवन के संकट का क्षण है। हम राजनीति के तौर पर एक दूसरे के विवाद कर लेंगे, प्रतिरोध एक दूसरे का कर लेंगे समय आने से, परंतु आज एक होकर हम तो इस महामारी से लड़ना है, न कि आपस में लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिसोदिया जी, आप सीधा चलते हैं मीनाक्षी तोमर जी के पास। मीनाक्षी जी, सुना आपने, और अगर बात आपदा को लेकर ही है, सभी राज्यों में क्या स्थिति कर रखी है, क्या कितनी तैयारी की है पार्टियों ने, तो एक सवाल आपसे भी बनता है मैडम, आम आदमी पार्टी की तैयारी, जो स्थिति देखी हमने दिल्ली में, अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो आम आदमी पे श्रेय जाता है, आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां हैं, अगर कुछ बुरा हो जाता है तो केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों मैडम? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि हर व्यवस्था को हम वहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रहे। कुछ चीजें हैं जो दिल्ली में भी परेशान कर रही हैं। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए हमारे पास व्यवस्थाएं कम है। साथ ही में अगर दिल्ली में हम बात करें, उन्होंने कोशिश पूरी करी, लगातार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से बोला हमें ये चीजें अवेलेबल कराई जाए, कुछ इंजेक्शन मांगे, कुछ और ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगे, लेकिन जैसे वो मैनेज करता किया। साथ में आज अगर जिन परिवारों में जहां पर कोई भी डेथ हो रही है, कोई भी कैजुअलिटी हो रही है, वहां अरविंद केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो उनसे बन सकता है वो कर रहे हैं, चाहे उस परिवार में आज परेशानी हो या उनके परिवार में कोई कैजुअलिटी हुई हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, आज मैं मध्य प्रदेश के लिए भी ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि हम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या कोई भी पार्टी बन के कोई बात नहीं कर रहा। ये समय एक्चुअली एक इंसान बनने का है। और जैसा कि मैं इसलिए अभी चुप हो गई कि मुझे समझ आया कि शायद भाजपा के लोगों में सुनने की आदत ही नहीं है। जो हम बचपन से या हमने जो अपने किताबों में पढ़ा है, राइट टू स्पीच, वो भाजपा बहुत सालों से खत्म करती आ रही है, और उसका परिणाम मुझे अभी भी दिख रहा है। जो अभी तक तो मुझे लगता था संबित पात्रा नेशनल बैठ के करते, यहाँ बैठ के शायद और भी लोग कर रहे हैं। मुझसे बड़े हैं राजपाल जी उम्र में, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपके बच्चे, अगर हम छोटे ही हैं तो आपके बच्चों को आपसे सवाल करने का भी हक है। और वो सवाल ऐसे ही होते हैं, जब लगातार हम चीजें खराब होती हुई देख रहे हैं तो हम ऐसे ही परेशान होंगे, और जल्दी में हम नहीं है। शायद हो सकता है आने वाले समय में जनता को इतनी जल्दी हो कि निगम चुनाव में आप लोग को भी समझ आ जाए। अगर आज दिल्ली में व्यवस्थाएं खराब है तो आप पूरे देश में बैठे हैं, आपका पूरा हक बनता था कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप सीधे जाके प्रधानमंत्री जी उनसे बातचीत करके पूछ सकते हैं कि क्या परेशानी है, ना कि हम इसलिए बैठे कि कौन सा प्रदेश जल्दी खत्म होने वाला है। मनीषा जी, अभी आप सांस चलने की बात करें, मैं पूछना चाह रही हूँ कौन से जिले में, हर जिले में सुरभि जी देखिएगा, हर जिले में जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में सिर्फ भाजपा के लोग हैं। मैं ग्वालियर चंबल संभाग देखती हूँ, इससे मुझे संभाग के हर जिले के बारे में पता है। लेकिन मनीषा जी, लेकिन दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ये भी आरोप जड़ते हैं कि जितनी विदेशी कंपनियां हैं, वैक्सीन वो सिर्फ केंद्र सरकार को। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। हेलो मनीषा जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, अभी आ रही है। जी, लेकिन मनीषा जी, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ये भी आरोप जड़ते हैं कि जितनी विदेशी कंपनी है वो सिर्फ केंद्र सरकार को ही वैक्सीन देगी। ये जवाब क्या बेतुका नहीं है, या ये सवाल बेतुका नहीं? तो वैक्सीन हमारे देश में ही आ रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बीजेपी की जितनी पार्टी है या पार्टी के सदस्य है या फिर जो उनके परिजन हैं, उनके लोग हैं, उन्हीं को सिर्फ वैक्सीन लगा दी जाएगी। अगर केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है तो उससे फायदा तो पूरे देश का ही होगा। देखिए, इस पूरी चीज में हमने इस पूरे क्राइसिस में एक चीज महसूस किया है कि हमारे देश का सिस्टम बहुत खराब है, हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, चाहे वो हेल्थ मैनेजमेंट हो चाहे कुछ भी हो। आज अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे कि वैक्सीन नहीं आ रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण है कि हम अभी भी राजनीति पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। आज भी मोदी जी को दिल्ली बचाने की नहीं लगता, आज भी हमको ये लगता है कि हमारी कोई भी प्रदेश में सरकार जहाँ पर है वो या तो आगे हो, या फिर जहाँ हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हम उधर पे चुनाव जीतने की तैयारी करें। उनको इससे कोई मतलब नहीं हमारे देश के कितने लोग मरते हैं। आज आप दिल्ली में विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको देख लीजिए, जहाँ इतनी परेशानी है तो वो प्रोजेक्ट की क्या जरूरत है, इतना पैसा उसमें लग रहा है, क्या वो पैसा हमारे देश के काम नहीं आ सकता? बिल्कुल। राजपाल जी, आज अगर मोदी जी कुछ दिनों पहले रोते हैं और इतना दुखी होते हैं, और मुझे मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वाकई में हो सकता है कि उनको देश की जनता के लिए दुख हो रहे हो, लेकिन इस दुखी में अगर वो वाकई में दुखी है तो ये विस्टा प्रोजेक्ट का पैसा इस देश में क्यों नहीं लगा पा रहे? क्यों इस देश की व्यवस्थाओं को इतने करोड़ों रुपए लगाकर मैनेज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल बिल्कुल, मैं राजपाल जी की बात बिल्कुल मान रही हूँ, हो सकता है सच में हम व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन आज हम इतना पैसा हमारी सरकार के पास होने के बाद क्यों हम नहीं लगा पा रहे?
बिल्कुल राम मंदिर के समय में इतना पैसा इकट्ठा किया है। मैडम समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही ना चाहते हुए भी समाप्त करना होगा क्योंकि समय की कमी है, इसलिए इस डिबेट को यहाँ पे समाप्त किया जा रहा है। आप दोनों ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, चर्चा में जुड़े, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया जी। तो कोरोना पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार कमलनाथ के बहाने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और इसी सब चीजों को लेकर हमने चर्चा की, हमने जानने की कोशिश की कि क्या स्थिति है और क्यों हमारे देश के राजनेता ओछी राजनीति में उतर आए हैं। पूरे विश्व में शायद एक ऐसा भारत ही है जहां पर आपदा में भी अवसर ढूंढा जाता है और महामारी पे भी राजनीति की जाती है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।